दोस्तों, जब हमें जीवन में आगे बढ़ना होता है तो हमें एक लक्ष्य तय करना पड़ता है। जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपना लक्ष्य तय कर लेते हैं तो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए आसानी हो जाती है और हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार कर लेते हैं। फिर हमको कोई दिक्कत नहीं आती। और जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जब हम अपना कोई लक्ष्य तय कर लेते हैं तो उस लक्ष्य पर बने रहने के लिए हमें एक और लक्ष्य बनाना पड़ता है ताकि हम तय किए हुए लक्ष्य पर बने रहें। मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। दोस्तों, कल हमने भारतीय राज्य व्यवस्था सीरीज़ की शुरुआत करी थी, जो कि आपका यूपी पीसीएस आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी यानी और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ और बाकी अन्य सभी जो भी आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं उन सभी में आपका ये काम आएगा। तो उसी कड़ी की हम शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ाएंगे उस कड़ी को। और आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो ये बात है, भारत में ब्रिटिश जब आए 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने के लिए, और महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इन्हें चार्टर द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार दे दिए। और कंपनी, जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित थे, इन्होंने 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार अपने अधिकार में कर लिए। और इसके तहत भारत में उनके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। और 1858 में जब सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप क्राउन ने भारत के शासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथों में ले ली, तो ये शासन कब तक चला? 15 अगस्त 1947 तक का ये शासन चला। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद संविधान की एक आवश्यकता महसूस हुई। तो 1934 में एम एन रॉय ने एक सुझाव दिया और इस सुझाव को अमल में लाने के लिए 1946 में एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। संविधान और राज्य व्यवस्था की अनेक विशेषताएं ब्रिटिश शासन से ग्रहण की गई थी। तथापि ब्रिटिश शासन में कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। इन घटनाओं ने हमारे संविधान और राजतंत्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इन घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा निम्नानुसार है। दोस्तों, जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिशर्स भारत में राज करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, तो उस समय पे औरंगजेब का शासन था। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद कोई भी मजबूत शासक इंडिया में नहीं बसता है। और उसके बाद जो भी शासक आते हैं वो काफ़ी डरपोक टाइप के होते हैं। तो अंग्रेज क्या करते हैं, यहाँ के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा को अपने कब्जे में ले लेते हैं, जहाँ पर उनका अधिकार व्यापारिक मामलों तक सीमित था। अब उनकी शक्ति व्यापारिक मामलों तक सीमित ना रह करके कहाँ पर आ जाती है? राजनीतिक मामलों में आ जाती है। और उसके बाद ये भी जब 1857 में क्रांति हो जाती है तो उसके बाद सिपाही विद्रोह होने के बाद 1858 से लेकर के 1947 तक का जो शासन आता है वो ताज का शासन आता है। तो हम पहला जो 1773 से लेकर 1858 तक का जो टाइम पीरियड होगा, हम उसको कहेंगे कंपनी का शासन यानी कारपोरेट गवर्नेंस। तो उसमें उस कड़ी में पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा उसको हम कहेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। क्यों है इसका महत्व? पहला, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया एवं उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ऐसे पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इनके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक हाई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। और भारत के जो पहले न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, वो लॉर्ड एलिजाह इम्पे थे। ये आप लोग याद रखना, लॉर्ड एलिजाह इम्पे ये थे।
फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक संशोधित अधिनियम 1781 में पारित किया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 अस्तित्व में आया। अधिनियम की विशेषताएं क्या थी? इसने कंपनी के राजनैतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। इसने निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया। इस प्रकार द्वैध शासन की यानी डायरकी की व्यवस्था का शुभारंभ कर दिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यह शक्ति दी गई कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। इस प्रकार यह अधिनियम दो कारणों से महत्वपूर्ण हो गया। पहला, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। फिर आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। ब्रिटिश भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अधिनियम निर्णायक कदम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बताया, जिसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित थीं। इस प्रकार इस अधिनियम ने पहली बार एक ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण था। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसने मद्रास और बंबई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। थर्ड पॉइंट था, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया जाए। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। फिर आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से यह अधिनियम एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्न थी। अधिनियम की विशेषताएं में पहला था, इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया, जिसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए। इन्हें विधान पार्षद कहा गया। दूसरे शब्दों में इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गईं जो ब्रिटिश संसद में अपनाई जाती थी। इस प्रकार विधायिका को पहली बार सरकार के विशेष कार्य के रूप में जाना गया, जिसके लिए विशेष मशीनरी और प्रक्रिया की जरूरत थी। इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। हालांकि पूर्व अधिनियमों के विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। तो ये आपने देखा, कंपनी का शासन था 1773 से लेकर के कहाँ तक, 1858 तक का। अब इसके बाद शुरू होगा ताज का शासन, और ताज का शासन शुरू होगा 1858 से लेकर के 1947 तक का। अब ताज का शासन क्यों आएगा? क्योंकि 1858 से ठीक पहले 1857 आएगा और वहाँ पर हो जाएगा 1857 की क्रांति, और वो क्रांति इतनी भयावह होगी कि अंग्रेजों को ये लग जाएगा कि अब
अगर इस जैसी क्रांति, इस लेवल की क्रांति दोबारा हुई तो अब हमारे यहाँ टिकना मुश्किल हो जाएगा। तो अब ये सीधा शासन चला जाएगा क्राउन के हाथों में। अब क्राउन इसे सीधा अपने हाथों में लेकर के ऑपरेट करेंगी। अब यहाँ पर गवर्नर जनरल के साथ में कौन आएगा? वायसराय आएगा, जो यहाँ की गतिविधियों को सीधे रिपोर्ट करेगा क्राउन को। तो इस तरीके से यहाँ पर अब आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे और साथ ही कुछ नए चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा आज के कॉन्स्टिट्यूशन की बेस आपको देखने को मिलेगी। 1858 से लेकर के 1947 तक में आपको देखने को मिलेगा कि जो आप आज के वर्तमान संविधान में चीज़ें देखते हो, उसकी कहीं ना कहीं जो नींव है वो आपको 1858 के भारत शासन अधिनियम से आपको देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आपका कंपनी का शासन, और हम अगले वीडियो में ताज का शासन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हमारा संविधान का निर्माण आ जाएगा और उसके बाद फिर हम आर्टिकल 1 to 51A शुरू करेंगे, जो कि हमारा कोर सिलेबस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जितने लोगों ने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया है उन सभी लोगों को दिल की गहराइयों से, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, और आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, टेक केयर, और अपना प्यार जताते रहिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।